एक भारतीय जासूस जिसे ब्लैक टाइगर कहा गया, जिसने 15 साल तक दुश्मन देश में रहकर अपनी जान जोखिम में डाली। भारत को ऐसी खुफिया जानकारी दी जिससे देश को बड़ा रणनीतिक फायदा हुआ, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो नियमों के कारण उसका देश उसे पहचान भी नहीं सका। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसे दुनिया कम जानती है, लेकिन जिसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की। साल 1983, रात का अंधेरा, पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी। एक आदमी जिसकी पहचान थी नबी अहमद शाकिर, एक आम पाकिस्तानी नागरिक। लेकिन अचानक सुरक्षा एजेंसियां उसके घर पर छापा मारती हैं, और फिर जो सच सामने आता है वो पूरे सिस्टम को हिला देता है। वो आदमी कोई पाकिस्तानी नहीं था, वो भारत का जासूस था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र कौशिक एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता वायुसेना में थे और बचपन से ही रविंद्र को एक्टिंग का शौक था। कॉलेज में उन्होंने एक नाटक किया जिसमें उन्होंने जासूस का किरदार निभाया। उनकी एक्टिंग इतनी असली लगी कि वहां मौजूद खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ गई, और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफ़र। 1973 में 21 साल की उम्र में उन्हें रॉ में शामिल किया गया और शुरू हुई एक बेहद कठिन ट्रेनिंग। उर्दू भाषा, पाकिस्तानी रहन सहन, धर्म, संस्कृति, यहाँ तक कि उनकी पहचान बदलने के लिए उन्हें पूरी तरह नई जिंदगी जीने के लिए तैयार किया गया। 1975 में उन्होंने पाकिस्तान भेजा गया। नई पहचान, नबी अहमद शाकिर। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, LLB की पढ़ाई की और धीरे धीरे पूरी तरह उस समाज का हिस्सा बन गए। पढ़ाई के बाद उन्होंने मिलिट्री अकाउंट्स विभाग में कार्यरत थे। हालांकि कुछ कहानियों में उन्हें मेजर बताया जाता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब वे दुश्मन के सिस्टम के अंदर थे। वहां से उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण जानकारी भेजी, जिससे देश को कई रणनीतिक फायदे मिले। उनकी बहादुरी को देखते हुए कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर कहा। लेकिन हर मिशन का एक अंत होता है। 1983 में एक अन्य संपर्क के जरिए जानकारी लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो व्यक्ति पकड़ा गया और कठोर पूछताछ में जानकारी लीक हो गई, और यहीं से सब खत्म हो गया। रात का अंधेरा, रावलपिंडी, पाकिस्तान। साल 1983। एक आदमी अपने घर में बैठा है। नाम है नबी अहमद शाकिर, पेशे से कानूनी अधिकारी। पड़ोसी उसे एक अच्छा इंसान जानते हैं। उसकी पत्नी पाकिस्तानी है, बच्चे हैं, जीवन सामान्य लगता है। फिर अचानक दरवाज़ा टूटता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी घर में घुसते हैं। हथकड़ियां लगती हैं, और जब पूछताछ होती है तो जो सच सामने आता है वो पूरी दुनिया को हिला देता है। नबी अहमद शाकिर कोई पाकिस्तानी नहीं था, वो भारत का जासूस था, और उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, जिसने 15 साल तक दुश्मन की धरती पर रहकर हर पल मौत के साए में काम किया, जिसे खुद उसके देश ने कभी पहचाना नहीं, और जो एक अनजान जेल में अकेले दुनिया से रुखसत हो गया। ये कहानी है भारत के ब्लैक टाइगर की। 11 अप्रैल 1952, राजस्थान का शहर श्रीगंगानगर। एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रविंद्र कौशिक। पिता भारतीय वायुसेना में थे, तो देशभक्ति का संस्कार बचपन से ही घर में था। लेकिन रविंद्र का जुनून था एक्टिंग। स्कूल के नाटकों में, कॉलेज के मंच पर रविंद्र जब किरदार निभाते थे तो लगता था जैसे वो उस किरदार में समा जाते हैं। एक बार उनके कॉलेज में एक नाटक हुआ जिसमें उन्होंने एक जासूस का किरदार निभाया। उनकी आवाज, उनकी चाल, उनकी आंखों में वो भाव, सब कुछ इतना असली लगा कि दर्शकों में बैठे कुछ लोग असली में हैरान रह गए। उन दर्शकों में से कुछ आम लोग नहीं थे, वो थे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी। उन्होंने देखा ये लड़का सिर्फ अभिनेता नहीं है, ये लड़का किसी भी चेहरे में ढल सकता है, और यही क्षमता एक जासूस के लिए सबसे जरूरी होती है। 1973 की बात है। रविंद्र सिर्फ 21 साल के थे जब रॉ ने उनसे संपर्क किया। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ थी एक सामान्य जिंदगी, नौकरी, परिवार, घर। दूसरी तरफ था एक ऐसा रास्ता जिस पर एक बार चलने के बाद पीछे मुड़ना नामुमकिन था। रविंदर ने देश को चुना, और फिर शुरू हुई एक ऐसी ट्रेनिंग जो शायद दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंगों में से एक है, एक डीप कवर एजेंट की ट्रेनिंग। इसमें क्या क्या था? पहला, भाषा। उर्दू को इस तरह सीखना कि उसमें पाकिस्तानी लहजा हो, न कि हिंदुस्तानी। हर शब्द, हर वाक्य, हर अंदाज सब पाकिस्तानी। दूसरा, धर्म और संस्कृति। इस्लाम की पूरी जानकारी, नमाज, रोज़ा, कुरान, पाकिस्तानी खाना, पाकिस्तानी त्योहार, पाकिस्तानी सोच, इस तरह जीना कि कोई शक न कर सके। तीसरा, मनोवैज्ञानिक तैयारी,
ये जानते हुए काम करना कि अगर पकड़े गए तो देश आपको पहचानेगा नहीं, अकेले झेलना होगा और फिर भी मुंह बंद रखना होगा। 2 साल की ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1975 में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ, नबी अहमद शाकिर के रूप में। 1975 रविंद्र पाकिस्तान की धरती पर उतरे। पहला पड़ाव था कराची। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। LLB यानी कानून की पढ़ाई। ये एक सोची समझी रणनीति थी। कानून की जानकारी रखने वाला इंसान सरकारी तंत्र के करीब आ सकता है। सोचिए उस वक्त की मानसिक स्थिति। हर सुबह उठना और याद करना कि तुम रविंद्र नहीं, नबी हो। हर बातचीत में सतर्क रहना, हर नए दोस्त में एक शक का बीज। क्या ये व्यक्ति मुझ पर नजर रख रहा है? क्या मेरी भाषा में कोई गलती हो गई? क्या मेरे व्यवहार में कुछ अजीब लगा? ये खेल नसों का था, हर दिन। लेकिन रविंद्र ने ये खेल खेला, और ना केवल खेला बल्कि जीता भी। यूनिवर्सिटी में वो लोकप्रिय हो गए, दोस्त बने, रिश्ते बने। धीरे धीरे वो पाकिस्तानी समाज की एक जड़ बन गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य तंत्र में प्रवेश किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो मिलिट्री अकाउंट्स विभाग में काम करने लगे। दुश्मन के दिल में, एकदम अंदर। अब रविंद्र वहां थे जहां उन्हें होना था। पाकिस्तानी सेना के अंदरूनी ढांचे की जानकारी, कौन सी यूनिट कहां तैनात है, किस सेक्टर में क्या हलचल है, कौन से अधिकारी किस नीति पर काम कर रहे हैं, ये जानकारी वो रॉ को पहुंचाते थे। और इस जानकारी का असर, भारत को वो रणनीतिक बढ़त मिली जो सिर्फ युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि कूटनीति के मेज पर भी काम आती है। जब आप जानते हो कि दुश्मन क्या सोच रहा है तो आप हमेशा एक कदम आगे रह सकते हैं। कहा जाता है कि उनकी इस बहादुरी को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक उपनाम दिया, ब्लैक टाइगर। अंधेरे में, अकेले, चुपचाप, शिकार की तरह नहीं, शिकारी की तरह। इतने सालों में रविंद्र ने सिर्फ मिशन नहीं किया, उन्होंने एक पूरी जिंदगी जी। उन्होंने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की, बच्चे हुए, एक घर था, एक परिवार था। लेकिन सोचिए, वो रात जब बच्चा सोया हो, पत्नी पास हो, और आप जानते हो कि ये सब एक मिशन का हिस्सा है, कि आपका असली नाम कुछ और है, कि आपकी असली माँ कहीं और है जो शायद सोच रही हो कि बेटा कहाँ है। ये दर्द शब्दों में नहीं आता। रविंद्र की माँ को बताया गया था कि बेटा एक जरूरी काम पर गया है, लेकिन साल बीतते गए, खत नहीं आए, मुलाकात नहीं हुई। एक माँ का इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये भी देश की सेवा का एक हिस्सा था, जो दिखता नहीं पर जो सबसे भारी होता है। 1983। किसी भी मिशन का सबसे कमजोर हिस्सा होता है संपर्क। जब जानकारी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, तब खतरा सबसे ज्यादा होता है। रविंद्र एक अन्य संपर्क के जरिए जानकारी भेजने की कोशिश में थे, लेकिन वो संपर्क, वो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया। ISI की पूछताछ क्रूर होती है, और उस कठोर पूछताछ में वो धागा निकल आया जो रविंद्र तक पहुंचता था। रात के अंधेरे में, जिस अंधेरे में रविंद्र 8 साल से काम कर रहे थे, वही अंधेरा उनका दुश्मन बन गया। दरवाजा टूटा, हथकड़ियां लगी, नबी अहमद शाकिर गिरफ्तार हो गए, और उनके साथ गिरफ्तार हो गया एक पूरा मिशन, एक पूरी जिंदगी। पाकिस्तानी जेल। रविंद्र को शारीरिक यातनाएं दी गई, मानसिक दबाव डाला गया, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। उनसे पूछा गया, भारत के और कौन एजेंट है, रॉ का नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन कौन से लोग जुड़े हैं। रविंद्र ने कुछ नहीं बताया। वो टूटे नहीं। ये आसान शब्द है, लेकिन सोचिए उस इंसान की स्थिति, अकेले, दूर देश में, जानते हुए कि उनका अपना देश उन्हें पहचानेगा नहीं, और फिर भी मौन। पहले उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, फिर उसे उम्र कैद में बदला गया। अगले कई साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में अंधेरी कोठरियां, बीमारियां, अकेलापन। जेल से रविंद्र ने अपनी मां को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? यह पत्र जब भारत पहुंचा तो दिल दहल गया। एक बेटा जिसने सब कुछ दे दिया, वो सवाल पूछ रहा था, जवाब मांगने के लिए नहीं, बस ये बताने के लिए कि दर्द होता है, कि इंसान है, कि याद करते हैं। लेकिन नियम नियम होते हैं। डीप कवर एजेंट्स के लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ है। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाए तो सरकार उसे पहचान नहीं सकती, क्योंकि अगर पहचाना तो दूसरे ऑपरेशन खतरे में पड़ जाते हैं, राजनयिक संकट आ सकता है, और भी कई एजेंटों की जानें जोखिम में आ सकती हैं। ये नियम गलत नहीं है, ये ज़रूरी है।
लेकिन इसका दर्द वो किसी नियम से कम नहीं होता। भारत में रविंद्र की मां ने कई दरवाजे खटखटाए, सरकार से मदद मांगी, अधिकारियों से मिली, संसद तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनके परिवार को एक वक्त पर मामूली सहायता मिली, लेकिन वो कभी भी उस स्तर की नहीं थी जो एक राष्ट्रीय नायक के परिवार को मिलनी चाहिए। रविंद्र की बहन ने कहा था, हम चाहते थे कि कम से कम एक बार सरकार कहे, हाँ वो हमारा था, वो हमारा हीरो था। लेकिन ये नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का सवाल है जिसमें जो लोग सबसे ज़्यादा कुर्बानी देते हैं उन्हें अक्सर सबसे कम याद किया जाता है। 21 नवंबर 2001 रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की जेल में आखिरी सांस ली। उम्र थी 49 साल। कोई समाचार नहीं, कोई राष्ट्रीय शोक नहीं, कोई तिरंगा नहीं, कोई सलामी नहीं, बस एक खामोशी जो उनकी पूरी जिंदगी की तरह थी, चुपचाप, बिना किसी पहचान के। आज जब हम रविंद्र कौशिक की कहानी पढ़ते हैं